नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, और ठीक नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा फील होने ही वाला है। क्यों अच्छा फील क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम बात करेंगे नेमिंग सिस्टम के बारे में। किसके नेमिंग सिस्टम के बारे में? तो अमीनो एसिड्स के नेमिंग सिस्टम के बारे में, और वो क्या होते हैं, उनके सोर्स के बारे में बात करेंगे, और उनके कुछ ट्राइवियल्स यानी कॉमन नेम्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसको जाके फिर इस पे आइएगा, क्योंकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस वीडियो में और क्लियर हो जाएंगे, तब आप यहाँ पे आइएगा। तो आइए चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज के बारे में, जहां से हमें अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, मिलते हैं। तो पहली चीज, जो पहला मेरा सेंटेंस है वो क्या बताता है? ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ट्राइवियल नेम्स व्हिच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। ये किसके बारे में आज बात कर रहे हैं? हम बस अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही बीटा, ना ही गामा, ना ही डेल्टा। ये आपको ध्यान में रखना है। और अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी बता रखा था कि एक ही कार्बन से अगर अमीनो ग्रुप और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हो तो उसे ही क्या कहते हैं? हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्राइवियल नेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ट्राइवियल नेम का जिक्र मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक बार बता रखा है, जो कि बेसिकली क्या होते हैं? आपके कॉमन नेम होते हैं, जो कि बेसिकली किस पे डिपेंड होते हैं? आपकी उसकी कंपाउंड की प्रॉपर्टी पे और उसके सोर्स पे। और कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? उसकी स्वीटनेस हो सकती है, उसका एसिडिटी हो सकती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकती है। ये सारी उसकी फिजिकल या आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है आपका क्या? आपका ट्राइवियल और कॉमन नेम। ठीक है, तो चलते हैं कौन कौन से हमारे कॉमन नेम्स हैं उनके ऊपर हम एक बार ध्यान देते हैं। पहली चीज है ग्लाइसिन इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट। देखिए, जो सबसे आपका सिंपलेस्ट कोई अमीनो एसिड है तो वो है आपका ग्लाइसिन। वो ग्लाइसिन क्या है? आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें सारे के सारे अमीनो एसिड्स में कॉमन रहने वाली हैं। बस आपका क्या चेंज होगा? तो ये साइड चेंज। साइड चेंज आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है, बेंजीन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बस यहाँ पे अगर H हो तो ये क्या बन जाता है? आपका सबसे सिंपलेस्ट क्या बन जाता है? ये आपका अमीनो एसिड बन जाता है, जो कि क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है। और स्वीट इन टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि जो इसका सोर्स होता है वो खुद आपका स्वीट्स होता है। और इसको हम ग्लाइसिन क्यों कहते हैं? ग्लाइसिन इसलिए कहते हैं कि ग्रीक में ग्लाइकोस का मतलब क्या होता है? आपका स्वीट होता है। अब दूसरे अमीनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं, उनके ट्राइवियल नेम और उसकी सोर्स के बारे में। तो दूसरा आपका क्या है अमीनो एसिड्स? आपका टायरोसिन। टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज। इसका जो सोर्स था वो क्या था? चीज था। और ग्रीक में जो टायरोस होता है उसका मतलब भी चीज ही होता है। तो यहाँ पे जो उनके नेम्स हैं अमीनो एसिड्स के, वो किसके बेसिस पे रखे गए हैं? उनके सोर्स के बेसिस पे रखे गए हैं। और ये जो बेसिकली क्या है? उनके ट्राइवियल नेम्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके जो कॉमन नेम्स है वो IUPAC नेम्स भी आपके, अगर आपको ये कहेगा तो कोई भी आपसे अमीनो एसिड का IUPAC नेम नहीं पूछेगा। आप ग्लाइसिन और टायरोसिन का यूज आप कर सकते हो एज ए एग्जाम्पल लिखने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे होती है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 और 1 लेटर। हमेशा ये ध्यान रखिए, पूरा का पूरा अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में अमीनो एसिड्स के नाम लिखने हैं, या मैं आपको जब जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा, जो मैं जेनेटिक जो किस में पढ़ाने वाले हैं हम लोग, DNA और RNA में, ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो बेसिकली हम लोग इसको 3 और 1 लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं कि चीज़ें क्या है? कॉम्प्लेक्स ना हो, जल्दी से हम उसे क्या करें? क्रैम्प आउट कर सकें। ठीक है, तो ग्लाइसिन अगर है तो हम उसको 3 लेटर में उसके पहले के जो 3 लेटर है उन्हीं का यूज करेंगे, जो कि होगा GLY। लेकिन अगर 1 लेटर में और सिंपलेस्ट वे में लिखना है तो बस हम क्या कर देंगे? G लिख देंगे। और ऐसे ही एलानिन में है। एलानिन में क्या लिखेंगे? हम शुरू के बस 3 लेटर लिख देंगे, जो कि एला हो जाएगा। और सिंपल करना है तो बस A कर देंगे। ऐसी चीजें वेलिन में भी हैं, इसमें वेल और वी। लेकिन कई जगह पे जो सिंगल लेटर्स हैं कई जगह पे वेरी करते हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में या आइसोल्यूसिन में ये चीज़ें क्या होती हैं? आपकी वेरी होती हैं। तो उसके बारे में हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम क्या क्या पढ़ा? हमने ट्राइबल नेम्स के बारे में पढ़ा, उनकी नेमिंग के बारे में पढ़ा, और उनके सोर्स के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और ड्यूटेराइन के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। दोस्तों आते हैं हम किस पे आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स।
हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, उनके ट्राइबल नेम्स के बारे में पढ़ लिया, कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। और प्रॉपर्टी से हम ये डिफाइन करेंगे कि उनका बिहेवियर क्या होता है और केमिकल नेचर उनका कैसा होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है, अमीनो एसिड्स का कोई भी कलर नहीं होता है। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है कि कोई कितने अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। पहली बात ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कितने भी अमीनो एसिड्स, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, 20 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, वो एक्सेप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से एक्सेप्शन में आते हैं। बट जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मतलब जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा। अगर आपने सॉलिड्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी 12th का पहला चैप्टर, तो आप में क्या होगा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा होगा। एमॉर्फस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है, रेगुलर होता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर और इनके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, रेगुलरली अरेंज होंगे। इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जितने भी एटम्स क्या होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग में रेगुलर फॉर्मेशन क्या करते हैं और एम्फोटिक में क्या करते हैं, वो इरेगुलर फॉर्मेशन करते हैं। ये बात तो क्लियर होगी, क्या क्लियर हो गया कि कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात, दीज वाटर सॉल्युबल, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब क्या, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। किसके साथ बना सकते हैं, वाटर के साथ। क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है इनके टूटते समय। इसी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, केमिकली फिजिबल भी होता है। अब आगे चलते हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स। अब क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो होते ही हाई मेल्टिंग होते हैं। हाई मेल्टिंग क्यों होते हैं, कि इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, हाईली क्या होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, हाईली अरेंज्ड होने की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी क्या होती है, आपकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इनके बीच का बॉन्ड्स क्या होता है, अगर वीक होता है तो इनकी क्या होती है, आपकी मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होती है। अगर इन सब के बीच में वंडर वाल फोर्सेस होते हैं तो बहुत वीक होती है। लेकिन इनके बीच में आपके क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। एंड बिहेव लाइक सॉल्ट्स रेदर देन सिंपल एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी एमाइनो एसिड्स होता है उसके अंदर एक एमाइनो ग्रुप भी होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। लेकिन ये ना ही एक बेस की तरह वर्क करते हैं और ना ही एक एसिड की तरह वर्क करते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह वर्क करते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका सॉल्ट। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। कोई आपसे अगर पूछे कि एक अमाइनो एसिड का नेचर क्या होता है तो आप क्या बताओगे कि वो सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। ये नहीं बोलो कि ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। बेसिकली वो किस तरह बिहेव करता है, इन वाटर, एक सॉल्ट की तरह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। This behavior is due to presence of both acidic and basic group in the same molecule। अब ये behavior जो होता है सॉल्ट का वो इस वजह से होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर आपके एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक आपका बेसिक ग्रुप भी है। ठीक है, इन्हीं दो ग्रुप के एक साथ होने की वजह से ये ना ही एसिडिक ही बन पाते हैं और ना ही बेसिक ही बन पाते हैं। ये एक सॉल्ट की तरह क्या आपका रिएक्शन सारे शो करते हैं। लेकिन जब मैं आगे इनके टाइप्स पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो वहाँ पे जो कितने अमीनो एसिड्स होते हैं वहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं, 2 या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा अमीनो ग्रुप्स होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, आपके बेसिक नेचर को शो करते हैं। और कुछ जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों क्या होते हैं, सेम अमाउंट में और सेम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बस हमें लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि क्या होते हैं, मेजरली क्या होते हैं, सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। और ये दोनों सॉल्ट्स क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का। ये बात ध्यान में रखनी है। और ये बस एसिड और बेस की तरह यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्शन आगे टाइप्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग खोल के पढ़ना है एकदम। इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन। अगर इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में, अमाइनो एसिड्स अगर एक्वस सॉल्यूशन में हैं तो इसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, प्रोटॉन को लूज कर सकता है। पहली चीज ये। और प्रोटॉन को लूज कौन करेगा, जो एसिड होगा। और एसिड यहाँ पे कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। एंड एमाइनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू ए डाइपोलर आयन। यहाँ तक हमको आगे रुकना है। और पहली बात ये,
आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, और एसिडिक ग्रुप होने की वजह से वो क्या कर सकता है, प्रोटॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और आपको जो एमाइनो ग्रुप के अंदर क्या टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस और डोनेशन की वजह से जो आयन बनता है, उसी आयन को क्या करते हैं हम, ये यहाँ पे जो आयन बना है इस आयन को कहते हैं हम ज्यूटर आयन, ठीक है। और ये क्या होता है, डाइपोलर होता है। डाइपोलर क्यों होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के निकलने से, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकलता है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या कर देता है, अपने सारे बॉन्ड दे देता है ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन यहाँ पे आके जो आपका नाइट्रोजन होता है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन को दे देता है, प्रोटॉन को, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर देता है, NH3+। तो यहाँ पे आपको N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होते हैं, डाइपोलर आयंस होते हैं जिनमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। अब एक चीज और ध्यान में रखने की बात है कि ये बेसिकली इनका नेचर होता है न्यूट्रल का, बट एक चीज और है कि ये आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी कि जो भी कंपाउंड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आज मैंने जो चीज़ें समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, आपने अच्छे से नोट डाउन किया हो। और अगर आपने अच्छे से नोट डाउन किया है तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आप ग्रैब कर ही लेंगे। और इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर ज्यूटर आयन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप एमाइनो एसिड्स के कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर ज्यूटर आयन का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का हमसे आप आके जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जिससे हमारा चैनल और ग्रो करे। और जितना ज़्यादा ग्रो करेगा आप भी उतने ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।